नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान का पार्ट 6 लाए हूँ, जो कि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी मैंने 5 पार्ट तक अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों अगर आप आज की वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको आरआरसी ग्रुप डी के लिए जीके हो गया, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और करंट एंड साइंस मिक्स के डेली क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और हमारा चैनल है दोस्तों, ओम जायसवाल नाम से। इसे भी आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस हो गया टॉपिक वाइज, जीके हो गया टॉपिक वाइज, मैथ हो गया टॉपिक वाइज, जितने भी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट हैं सारे के सारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है इसमें से कौन सा अवयव है जो जलने में सहायता प्रदान करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो यह एक ऐसी गैस है दोस्तों जो जलने में सहायक है। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं जल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्कोहल में क्या निहित है? आपको बताना है इनमें से अल्कोहल में क्या निहित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र की हम बात करें दोस्तों तो होता है CnH2n+1OH। ये अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। तो इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि अल्कोहल में दोस्तों कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन के भी तत्व होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 22.4 लीटर। एनटीपी जो कि आवोगाद्रो के नियम के अनुसार हम देखेंगे तो एनटीपी पर प्रत्येक गैसों के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। अर्थात प्रत्येक गैस के 22.4 लीटर का भार उसके ग्राम अणु के भार के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि एक गैस का जो रुद्धोष्म होता है दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बढ़ता है। जब हम किसी निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि पूरी प्रक्रिया में निकाय तथा बाह्य वातावरण के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो इस प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर इनमें से क्या बनती है? आपको बताएं जो कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया होती है वो 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मेथेन बन जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन यानी H2 के साथ इस तरह से हम करा सकते हैं। देखिए फार्मूला है दोस्तों, CO+3H2। तो इसका जब अभिक्रिया कराएंगे Ni+C 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये हो जाएगा CH4H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोगों के लिए आने वाला जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है इसके लिए हम लोगों ने गणित के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक जो ई बुक तैयार करवाया है, वो आपके आने वाले एग्ज़ाम जो है ग्रुप डी उसके लिए सुपर गेस क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें 500 प्लस प्रश्न है दोस्तों। ये संपूर्ण हल ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आप इस ई बुक को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और हमारा ई बुक है, 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें दोस्तों कोई ऐसा दोस्तों टॉपिक नहीं होगा जो इस ई बुक में आपको न मिले विथ डिटेल के साथ में। तो आप इस ई बुक को भी ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में दोस्तों टंगस्टन नामक धातु का तंतु लगा होता है, जिसको वाष्पन से बचाने के लिए इसमें नाइट्रोजन या आर्गन, दो गैस होता है, नाइट्रोजन और आर्गन जैसी अक्रिय गैस भरा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी इसे कह सकते हैं दोस्तों, एंड मोस्ट एग्जाम में ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आपको बताना है कि वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एसीटिलीन। आपको बता दें कि जो एसिटिलीन का प्रयोग होता है वो वेल्डिंग उद्योग में होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जलाने पर इसकी लौ का जो ताप होता है लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में ये रिपीट होता है क्वेश्चन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस है जो लाइटर से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्यूटेन। वह सिगरेट के लाइटर में एलपीजी गैस भरी जाती है, जिसमें ब्यूटेन की मात्रा अधिकतम होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको बताना है जो अक्रिय गैस होता है उसके परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 8। आपको बता दें हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इन तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित सभी उपकोष पूर्णतया भरे होते हैं, इसी कारण ये तत्व अभिक्रियाशील होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस अक्रिय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रोमीन। प्रकृति में 6 अक्रिय गैस हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? जिन्हें आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में रखते हैं। तो आपको बता दें कौन कौन से हैं। तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया और रेडॉन। ब्रोमीन जो कि वस्तुतः हैलोजन वर्ग यानी 7वें वर्ग का एक तत्व है। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस आदर्श गैस नहीं है। तो राइट आंसर बात करें दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिलिकॉन। सिलिकॉन जो कि एक अर्धचालक है, जबकि रेडॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, नियॉन हो गया, एक आदर्श गैसें हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन भी आदर्श गैसें हैं। इनकी संख्या भी मैंने आपको अगले क्वेश्चन में बताया कि 6 है। तो आदर्श गैस कितने हैं? तो 6 हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस है जो चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी क्लोरीन। क्लोरीन जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी दुधिया हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी लोहा यानी आयरन। N2 और H2 को एक संबंध 3 के अनुपात में लेकर लोहे के बारीक चूर्ण को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करके अमोनिया बनाते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन करने में उत्प्रेरक के रूप में लौ ऑक्साइड एवं मोलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ऐसे वाष्पशील द्रवों जिनके क्वथनांकों में बहुत अधिक अंतर नहीं होता के मिश्रण को पृथक किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है
कि ऐसे दो ऐसे वाष्पिल द्रव जिनके क्वथनांकों में बहुत अंतर नहीं होता के मिश्रण को पृथक यानी अलग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रभाजी आसवन के द्वारा। आपको बता दें प्रभाजी आसवन द्वारा उन मिश्रित द्रवों को पृथक करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना है कि जो वनस्पति घी होता है वो कैसे बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन के द्वारा। ऐसे वनस्पति तेल जो जमते नहीं, उन्हें जमाने के लिए निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वायुयान का टायर होता है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नाइट्रोजन। और वर्तमान समय में वायुयानों के टायरों में जो गैस भरने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन जो कि एक अक्रिय गैस है जो टायरों के घर्षण के बावजूद उन्हें ठंडा रखने, उनकी बेहतर सुरक्षा, ऑक्सीकरण से रक्षा कर ईंधन अर्थ प्रबंधन को बेहतर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा, 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जब एक भरा हुआ टायर फट जाता है तब निकलने वाली हवा कैसी होती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ठंडी हो जाएगी। जब हवा भरा हुआ टायर फट जाता है तब उसमें अचानक फैलाव होता है। इस अचानक फैलाव के कारण हवा बाहर से ऊष्मा नहीं पाती है और इस प्रसार के लिए आवश्यक ऊर्जा अपनी आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त करती है, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा घट जाती है और उसका ताप गिर जाता है, अर्थात वह ठंडी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारणों से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंफ्रारेड किरणें। जो इंफ्रारेड किरणें होती है अपने ऊष्मीय प्रभाव के लिए ही मुख्यतः जानी जाती है। इनके कारण ही पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लघु तरंग दैर्ध्य की इंफ्रारेड को पृथ्वी पर आने देती हैं, परंतु पृथ्वी से जाने वाली दीर्घ तरंग दैर्ध्य की इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है और ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में स्थित कुछ प्रमुख गैसें लघु तरंग दैर्ध्य वाली सौर विकिरणों को पृथ्वी के धरातल तक आने देती हैं, परंतु पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंगी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। इस कारण वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखना है। इस घटना को ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गैस के विसरण की दर इनमें से क्या होगा? जो गैस का विसरण की दर इनमें से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको बता दें कि किसी गैस की विसरण की दर उसके अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर बनाने में प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी CO2। इसको बनाने में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर के बनाने की विधि सर्वप्रथम जोसेफ प्रिस्टले ने खोजी थी। जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाती है
तो उसको सोडा वाटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है इनमें से जो अश्रु गैस होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरोएसीटोफिनोन अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। यह गैस आँख की ऊपरी सतह पर उपस्थित लैक्रिमल ग्रंथियों को उत्तेजित कर अश्रु का बहाव तेज कर देती है। यह दंगों के दौरान व्यक्तियों को तितर बितर करने में भी प्रयुक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से एक परमाणविक गैस है। चार में से आपको बताना है इनमें से कौन एक परमाणविक गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हीलियम, जो कि एक परमाणविक गैस है। हीलियम जो कि एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अक्रिय और एक परमाणविक गैस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्लोरोफार्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास बताना है इनमें से किसका उपयोग क्लोरोफार्म बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेथेन। क्लोरोफार्म जिसका फार्मूला होता है CHCl3 क्लोरीन और क्लोरोमीथेन या मीथेन के साथ 400 से 500 डिग्री सेल्सियस गर्म करके बनाया जाता है। यह ऑपरेशन के समय निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? अभी अभी आपको मैंने बताया है, आपको बताना है कि इसमें से किसका प्रयोग बेहोश करने में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का एक कार्बनिक यौगिक है जिसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और हमारे चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम करा रहे हैं लगातार आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।